टिश्यू के अंदर इंट्रासेलुलर एज वेल एज इंटरसेलुलर. इंट्रासेलुलर मींस विद इन द सेल एंड इंटरसेलुलर मींस दो सेल के दरमियान जो स्पेसीज हैं, राइट. तो अगर वहां पर कोई भी वाटर कंटेंट्स प्रेजेंट है तो उनको रिमूव किया जाए, बिकॉज जहां पर भी वाटर कंटेंट्स प्रेजेंट रहते हैं इट मींस देयर आर चांसेस फॉर putrefaction, there are chances for autolysis, there are chances for fungal growth. तो हमारा ये टारगेट जो है बेसिकली फॉर रिमूवल ऑफ वाटर कंटेंट्स है, ठीक है. और इसके लिए मैंने आपको बता दिया था कि हम डिहाइड्रेशन जो है वो हम करते हैं एथेनॉल और अल्कोहल के साथ, और इसकी हम ग्रेडियंट अल्कोहल यूज करते हैं. हम डायरेक्ट 100% में या 90% में पोर नहीं कर देते. उसमें ये है कि आप 60%, 70%, 90%, जिस तरह ये यहाँ पर भी अगर आप स्लाइड में भी देखें तो यहाँ पर स्टार्टिंग फ्रॉम 70% एथेनॉल. जब आप हिस्टोपैथोलॉजी लैब में जाएंगे तो वो जैसे ही आपके फिजिकल इंशाल्लाह आपकी क्लासेस स्टार्ट होती हैं तो हम जब लैब में जाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी, उन्होंने ये जार्स रखे होते हैं, ठीक है, एथेनॉल की अल्कोहल की डिफरेंट परसेंटेजेस में. तो पहले जो आपने फिक्स्ड आपका टिश्यू है विद फॉर्मलिन, तो आपने इसको पोर कर देना 70% एथेनॉल में फॉर 15 मिनट्स. देन यू हैव टू शिफ्ट दैट tissue sample that has been dipped in 70% alcohol for 15 minutes. You have to move it into next percentage, ठीक है. वो 80 में भी हो सकता है, 90 में भी हो सकता है, एंड देन एट द एंड 100% अल्कोहल में आप इसको डिप करते हैं, ठीक है. मींस 100% जो एथेनॉल होता है उसको आप एब्सोल्यूट अल्कोहल भी कह सकते हैं, ठीक है, एब्सोल्यूट अल्कोहल. तो ये इसका प्रोसीजर है. जब ये कंप्लीट हो जाता है स्टेप, इसके नेक्स्ट स्टेप आ जाता है दैट इज नोन एज क्लियरिंग. क्लियरिंग, ठीक है. अब आपका फर्स्ट स्टेप जो है वो कलेक्शन है सैंपल की, फिर आपने उसको प्रॉपर्ली फिक्स कर दिया विद फॉर्मलिन. फॉर्मलिन के फिक्स्ड सैंपल्स जो हैं आपने उनको डिहाइड्रेशन करवा दी विद एथेनॉल, ठीक है. एंड आफ्टर डिहाइड्रेशन द नेक्स्ट स्टेप इज क्लियरिंग. क्लियरिंग, ठीक है. अब क्लियरिंग जो बेसिकली हम करते हैं दैट इज done with an agent that is known as clearing agent, and the most commonly or you can say routinely used clearing agent is xylene. xylene, ठीक है. अच्छा, अब ये आप ये वाला स्टेप की इंपॉर्टेंस क्या है या ऑब्जेक्टिव क्या है, व्हाई यू आर अडॉप्टिंग दिस स्टेप व्हाइल टिश्यू प्रोसेसिंग, ठीक है. अब आपको पता है अल्कोहल आपने पहले जो आपका टिश्यू सैंपल है दैट हैज बीन ट्रीटेड विद अल्कोहल, ठीक है. अब जो आप क्लियरिंग कर रहे हैं आपको पता है जो वैक्स होती है, पैराफिन वैक्स होती है. अब क्लियरिंग स्टेप बेसिकली एक इन बिटवीन स्टेप है बिटवीन डिहाइड्रेशन एंड पैराफिन वैक्स यूज, ठीक है. अब इससे क्लियरिंग के बाद जो स्टेप आता है वो है पैराफिन वैक्स के साथ आपने ट्रीट करना है टिश्यू को, ठीक है. अब आपको पता है अल्कोहल और वैक्स जो होते हैं वो बेसिकली मिक्सिबल नहीं होते, ठीक है, वो मिक्स नहीं हो सकते. आपका जो टिश्यू ट्रीटेड है अगर आप ये क्लियरिंग स्टेप को ऑब्सोलीट कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, इट मींस आपने नेक्स्ट स्टेप पैराफिन वैक्स करना है. पैराफिन वैक्स जो है चूंकि आपका टिश्यू जो सैंपल जो है वो अल्कोहल ट्रीटेड है और अल्कोहल जो है वो पैराफिन वैक्स के साथ मिक्सिबल नहीं है, मिक्स नहीं हो सकती, ठीक है. तो इसलिए ये आप स्टेप करते हैं जाइलिन को, जो आपका अल्कोहल ट्रीटेड सैंपल है उसको आपने जाइलिन के साथ ट्रीट करना है ताकि जहां जहां पर इंट्रासेलुलर और इंटरसेलुलर स्पेसेस में अल्कोहल पेनिट्रेट की है ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन प्रोसेस, ठीक है, वहां पर ये जाइलिन जो है वो अल्कोहल को रिमूव कर दे और उन स्पेसेस में जहां पर अल्कोहल प्रेजेंट थी वहां पर जाइलिन जो है पेनिट्रेट कर जाए, ठीक है. बिकॉज
Xylene एंड वैक्स आर मिसिबल, वो मिक्स हो जाते हैं, वो डिसॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर हम ये क्लियरिंग जाइलिन के साथ नहीं करते तो वो अल्कोहल और पैराफिन वैक्स जो है वो मिसिबल नहीं है, तो वो डिसॉल्व नहीं हो सकते, ठीक है। तो इसलिए हम ये करते हैं जहां पर भी इंट्रासेलुलर और इंटरसेलुलर स्पेसिस में अल्कोहल प्रेजेंट थी, वहां पर रिमूव करके जाइलिन को वहां पर पेनिट्रेट करवाया जाए। दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव फॉर परफॉर्मिंग दिस स्टेप, ठीक है। और एक तो ये ऑब्जेक्टिव जो मैंने अभी आपको क्लैरिफाई कर दिया। दूसरा इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि बेसिकली जब आप टिश्यू को जाइलिन के साथ ट्रीट कर देते हैं तो ये ट्रांसपेरेंट टिश्यू को कर देता है, बिकॉज एट द एंड आपने स्टेन भी तो करना है ना। स्टेन, बेस्ट स्टेन आप उसी चीज को कर सकते हैं जो ट्रांसपेरेंट होता है पहले, ठीक है, जिसका अपना कलर कोई ना हो, ठीक है। तो इसलिए जब हम टिश्यू को जाइलिन के साथ ट्रीट करते हैं तो वो ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड कर देता है टिश्यूज को, ठीक है, सो दैट स्टेनिंग स्टेप कैन बी ऑब्टेन्ड इजीली, प्रॉपरली, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या होता है, ये जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि ये इन बिटवीन स्टेप होता है, ये मिडल स्टेप होता है। That's why it intermediate solvent that is fully miscible with both ethanol and paraffin wax, ठीक है। अल्कोहल को ये रिमूव कर देता है और पैराफिन वैक्स के साथ डिसॉल्व कर देता है। अब जाइलिन के साथ आप ट्रीट करते हैं, लेकिन ऑल्टरनेटिव जो है, सपोज अगर जाइलिन अवेलेबल नहीं है, यू कैन यूज टोलुइन, TOLUENE, टोलिन, ठीक है। और या क्लोरोफॉर्म भी यूज कर सकती हैं एज ए क्लियरिंग एजेंट, ठीक है। आपको ऑल्टरनेटिव्स पता होने चाहिए। अगर जाइलिन नहीं भी है तो आप कोई और ऑल्टरनेट यूज कर सकते हैं, टोलुइन यूज कर सकते हैं, क्लोरोफॉर्म एज एन ऑल्टरनेटिव यूज कर सकते हैं। जी, अब इस स्टेप की आप लोगों को समझ आ गई है, व्हाई वी आर अडॉप्टिंग क्लियरिंग स्टेप? यस मैम। ओके, यस मैम। ओके, नेक्स्ट। अच्छा जी, नेक्स्ट, अब जिस तरह पहले मैंने आपको बताया वैक्स इनफिल्ट्रेशन, अब आपका जो जाइलिन ट्रीटेड टिश्यू है उसको आपने इनफिल्ट्रेट करवाना है विद पैराफिन वैक्स, ठीक है। अब पैराफिन वैक्स के साथ क्यों करना है? जो टिश्यू सैंपल आपके पास है जहां पर जाइलिन है, बिकॉज जाइलिन हैज द अफिनिटी टू डिसॉल्व विद वैक्स, ठीक है। तो जहां पर भी टिश्यूज के अंदर जाइलिन प्रेजेंट होगी, अगर आप पैराफिन वैक्स वाला एक जार लेते हैं, ठीक है, जार में वो आप टिश्यू को डिप कर देते हैं, तो जहां जहां पर जाइलिन होगी वैक्स वहां पर पेनिट्रेट कर देगी। अब इस ये जो स्टेप है वैक्स इनफिल्ट्रेशन, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू गेट द सॉलिडिफिकेशन ऑफ द टिश्यू, ठीक है, ताकि जो आपका टिश्यू है, बेसिकली अब पैराफिन वैक्स क्या है? पैराफिन वैक्स जो है, अगर आप इसको देखते हैं तो ये एक लिक्विड एज वेल एज सॉलिडिफाइड स्टेज में प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब अगर तो ये 60 डिग्री और 58 टू 60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो, तो पैराफिन वैक्स जो है वो एक सेमी सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में होती है, राइट। लेकिन जैसे ही आप टेम्परेचर कूल डाउन करते हैं, लो डाउन करते हैं अप टू 20 डिग्री और 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो क्या होता है, ये पैराफिन वैक्स जो होती है वो सॉलिडिफाई हो जाती है, ठीक है। अब ये वैक्स इनफिल्ट्रेशन आप करते क्या है, इसमें आपने एक जार लेना है, जार को आपने जार के अंदर आप ये, वैसे तो ये पैराफिन वैक्स सॉलिड स्टेट में होता है, अगर 20 टू 25 डिग्री से, वो आपने उसमें रख देना है। अगर वो सॉलिड स्टेट में है तो आपने उसको पहले उसको लिक्विड स्टेट में लेके आना है, ठीक है। आपने जो ओवन होता है उसमें वो पैराफिन वैक्स में वो जो जार है जिसमें आपने पैराफिन वैक्स ऐड किया वो आपने ओवन में रख देना है, ठीक है। हॉट एयर ओवन उसको कहते हैं, 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपने रख देना है, वो लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। अब जो आपका जाइलिन ट्रीटेड टिश्यू है, ये आपने फिंगर से या हाथों से नहीं करना, ये आप फोर्सेप्स से या उसके लिए स्पेशल फोर्सेप्स होती हैं वो आपने यूज करनी है, राइट। अब आपका जो जाइलिन ट्रीटेड टिश्यू है वो आपने पैराफिन वैक्स में पोर कर देना है, ठीक है।
आपने पोर करने के बाद उसको 2 आवर्स तक रहने देना है ताकि वो प्रॉपरली पेनिट्रेट कर जाए। जब वो प्रॉपरली 2 घंटे या स्पेसिफिक टाइम पूरा करने के बाद आप उसको विड्रॉ कर देते हैं टिश्यू को पैराफिन वैक्स से, ठीक है। और फिर आप इसको डस्ट फ्री एनवायरनमेंट में इसको रख देते हैं और आप उस टिश्यू को रेफ्रिजरेटर पे रख दें, या अगर रूम टेम्परेचर अप टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड है तो फिर आप उसको एज सच रूम टेम्परेचर पे रहने दें, ताकि जो आपका टिश्यू था वो सॉलिडिफाई हो जाए ड्यू टू पैराफिन वैक्स इनफिल्ट्रेशन, ठीक है। अब ये हमें सॉलिडिफिकेशन की क्यों जरूरत है, बिकॉज इसके बाद जो स्टेप है वो हमने कटिंग करनी है। कटिंग के लिए प्रॉपर एक थिकनेस या प्रॉपर एक शेप रिक्वायरमेंट के लिए हमें एक सॉलिड फॉर्म में टिश्यू चाहिए, ठीक है। लिक्विड स्टेट में होगा या सेमी सॉलिड स्टेट में होगा, यू आर अनएबल टू हैव द टिश्यू सैंपल्स अकॉर्डिंग टू योर डिजायर, अकॉर्डिंग टू योर थिकनेस, ठीक है। तो इस वजह से आपने पहले इसको सॉलिडिफाई करना है और वो पैराफिन वैक्स के साथ है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हमने क्या करना है, जब वो हो गया है सॉलिडिफाई हो गया है उसमें पैराफिन वैक्स में, ठीक है, इसके बाद हमने ब्लॉकिंग करनी है, ब्लॉक फॉर्मेशन इसको हम कहते हैं। अच्छा, अब ये मैं थोड़ा सा आपको ना इसके बारे में बता देती हूँ कि ये जो वॉल्यूम ऑफ वैक्स जो हम यूज करते हैं ना, जिस तरह याद है मैंने आपको वो उसका फिक्सेशन का बताया था कि जो आप टिश्यू फिक्स करना चाहते हैं वो आपका 10 टाइम्स मोर फिक्सिंग एजेंट होना चाहिए ताकि कंप्लीटली डिप होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह जब आप वैक्स इनफिल्ट्रेशन करते हैं तो जो वैक्स का वॉल्यूम होना चाहिए वो रिकमेंडेड है, बुक्स में ये लिखा हुआ है कि 20 to 50 टाइम्स वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए जब आप उसमें वो डिप कर रहे हैं, ठीक है। 20 to 50 टाइम्स मींस के कंप्लीटली डिप होना चाहिए, ओके। अच्छा, अब ये तो था पैराफिन वैक्स इनफिल्ट्रेशन। अब इसको हमने सॉलिडिफाई कर लिया है, उसको लो टेम्परेचर प्रोवाइड किया और वो जो टिश्यू सैंपल था हमारा वो सॉलिड स्टेट में आ गया है। द नेक्स्ट स्टेप इज ब्लॉक फॉर्मेशन। दिस इज, ठीक है, इसको आप एम्बेडिंग भी कह सकते हैं, ब्लॉकिंग आउट भी कह सकते हैं, ब्लॉक फॉर्मेशन भी कह सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर कुछ आपको पिक्चर्स नजर आ रही हैं, लाइक हियर यू कैन सी, ठीक है। अगर आप इस पिक्चर को देखते हैं तो ये जो पिक्चर है बेसिकली ये रिप्रेजेंट करती है ब्लॉक फॉर्मेशन को। जी नजर आ रही है सबको, विजिबल Yes, है? ma'am. Yes, ma'am. ओके, अब यहाँ पर अगर आप पिक्चर देखते हैं तो ये है ब्लॉक फॉर्मेशन और ये है ब्लॉक फॉर्म्स, ठीक है। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, अगर एक इसकी जो ब्लॉक्स होते हैं डिफरेंट शेप्स होती हैं, ठीक है, वो ब्लॉक आप लेते हैं जिस तरह यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं, ये देख रहे हैं कर्सर? Yes, ma'am. अच्छा, Yes, ma'am. अब आपने जो लिक्विड स्टेट में लिया था आपने पैराफिन वैक्स और उसके अंदर आपने टिश्यू डिप किया था, ठीक है, वो एज सच लिक्विड स्टेट में जो है आपने वो टिश्यू लेना है और वो आपने यहाँ पर ये ब्लॉक्स जो हैं वो आपने इसमें पोर कर देना है, पैराफिन वैक्स अलोंग विथ टिश्यू सैंपल, ठीक है। इसके दो तरीके होते हैं। सबसे पहले आपने वो जो बीकर में या जार में आपने पैराफिन वैक्स लिक्विड स्टेट में लिया था और आपने टिश्यूज में डिप किया था, आपने फोर्सेप्स से टिश्यू सैंपल को पहले उठाना है। आपने वो ये देखें जिस तरह ये इसने फोर्सेप्स से वो पकड़ा हुआ है, ठीक है, आपने उस पैराफिन वैक्स वाले जार से टिश्यू सैंपल को उठा के आपने इसमें रख देना है, राइट। और फिर आपने जो आपके पास लिक्विड स्टेट में पैराफिन वैक्स है आपने उस टिश्यू के ऊपर ये पोर कर देनी है, ओके। Yes, ma'am. ओके, Yes, फिर ma'am. आपने ये जो ब्लॉक है आपने इसको रेफ्रिजरेटर में रख देना है, ठीक है। 30 मिनट्स रख दें, 40 मिनट रख दें, 1 आवर रख दें, 2 आवर रख दें। अब आपका जो सैंपल है वो प्रिजर्व हो गया है। Now you can use this sample
even for years for slide preparation. ठीक है, अब आप ये रेफ्रिजरेटर पे रख दें, आप 1 साल बाद ये ब्लॉक लें, इसकी स्लाइड प्रिपेयर कर सकते हैं, 2 साल बाद लें, ये अब आपका प्रिजर्व हो गया सैंपल। ठीक है, अब यहाँ पर जो कर्सर में यहाँ पे आपने पहले वो जार से टिश्यू रख दिया नीचे और ऊपर आपने पैराफिन वैक्स पोर कर दी और इस पूरे ब्लॉक को उठा के आपने रेफ्रिजरेटर में रख दिया। आफ्टर 30 मिनट्स यू विल सी लाइक हियर, ये देख रहे हैं आप, ये वाला ये यहां से ही निकाला हुआ है ब्लॉक, समझ आ रही है? जी मैम। यस मैम। ओके, अब यहाँ पर ऑपोजिट साइड पे जो पिक्चर है, यहाँ पर अगर आप देखें तो आप गौर से देखेंगे यहाँ पर डिफरेंट ब्लॉक्स हैं और ब्लॉक्स के अंदर आपको कुछ सैंपल नजर आता है। ये येलो सा जो आपको मटेरियल नजर आता है, बेसिकली ये सैंपल्स को रिप्रेजेंट करता है और ये साइडों पे से ये जो सारी शेप है स्क्वायर फॉर्म में, ये सारी पैराफिन वैक्स है। लाइक हियर यू कैन सी सेंटर में जो आपने टिश्यू फोर्सेप में नीचे रखा था और ऊपर आपने पोर कर दिया था पैराफिन वैक्स। ठीक है, तो ये जब सॉलिडिफाई हो गया आप उसको निकाल दें, जस्ट लाइक क्यूब्स, जिस तरह हम आइस क्यूब घर में यूज करते हैं, हम पहले पानी उसमें पोर करते हैं, फ्रिज में रख देते हैं, क्यूब्स बन जाते हैं और उनको हम थोड़ा सा प्रेशर देते हैं, वो निकल आते हैं, जस्ट लाइक दैट। ठीक है, तो ये क्यूब फॉर्म में हमारे पास ब्लॉक्स आ जाते हैं। समझ आ गई है? यस मैम। नाउ योर ब्लॉक्स आर रेडी फॉर कटिंग। ठीक है, अब आपने नेक्स्ट इसके बाद जो स्टेप होता है वो कटिंग होता है। ठीक है, अब आप यहाँ पर पहले थोड़ा सा इस स्लाइड को रीड कर लें, अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आती यू कैन आस्क, नेक्स्ट फिर हम कटिंग पे मूव करते हैं। ठीक है, स्पेसिमेन इज थॉरोली इनफिल्ट्रेटेड विद वैक्स, इट मस्ट बी फॉर्म्ड इनटू ए ब्लॉक शेप। ये समझ आ गई? Carried out using an embedding center where a mold is filled with molten wax and specimen placed into it. ये मैंने आपको बता दिया कि पहले आपने इसको सैंपल को रख देना और ऊपर आप पोर कर देंगे, ताकि अगर आप ऑपोजिट साइड पे उसको निकालेंगे तो आपका जो टिश्यू होगा वो एक्सपोज्ड सरफेस पे होगा, जस्ट लाइक हियर। ओके, the specimen is very carefully oriented in the mold because its placement will determine the plane of section. जब आपने कटिंग करनी है, उसने ये कहा है कि जब आप टिश्यू सैंपल को रखते हैं तो आपने केयरफुली रखना है, वो ट्विस्टेड फॉर्म में ना हो। अगर ट्विस्टेड फॉर्म में होगा तो जब आप कटिंग करेंगे तो वो प्रॉपर्ली आपके पास टिश्यू ही नहीं आएगा। ठीक है, अगर आपने इंटेस्टाइन का सैंपल लिया है तो आपने उसे प्रॉपर्ली स्प्रेडिंग फॉर्म में रखना है। ठीक है, लिवर का सैंपल लिया तो आपका उसका जो एक्सपोज्ड एरिया होना चाहिए वो मैक्सिमम होना चाहिए कटिंग के लिए। ठीक है, तो ये इसके मीनिंग्स हैं कि प्लेन ऑफ सेक्शन की इंपॉर्टेंस क्या है, ताकि जब आपने नेक्स्ट कटिंग करनी है तो वो आपका सैंपल जो है वो प्रॉपरली कट हो सके और आप अंडर माइक्रोस्कोप इसको विजुलाइज कर सके। इज इट क्लियर? यस मैम। ओके, अच्छा जी, अब जो मोल्ड्स होते हैं या ये इनको हम कहते हैं मोल्ड्स। ये जैसे हम आइस क्यूब नहीं यूज करते और वो प्लास्टिक के हमारे पास होते हैं, ठीक है, उनको हम मोल्ड्स कहते हैं। अब मोल्ड्स जो होते हैं ना वो 2 तरह से होते हैं, प्लास्टिक के भी होते हैं और मेटालिक भी होते हैं। ठीक है, मोल्ड्स जो होते हैं जिन्हें हम ब्लॉक्स कहते हैं। अच्छा जी, अब जो इसका है, अब हमारे पास ये इस फॉर्म में रेफ्रिजरेटर में हम ये जो स्टेट आती है, जब ये हमारे पास प्रेपरेशन आ जाती है, हम इसको रेफ्रिजरेटर पे रख लेते हैं और इसकी एक इंडिकेशन लगा देते हैं। हमारे पास पूरी हिस्ट्री होती है, जब हम सैंपल लेते हैं पूरी हिस्ट्री प्रेजेंट होती है, ये कौन से केस का है, कौन सा ऑर्गन है, और हर एक सैंपल को एक स्पेसिफिक रजिस्टर्ड में नंबर दिया जाता है। अब ये देखें यहाँ पर इतने ब्लॉक्स पड़े हैं, यू डोंट नो, अगर तो आप लैब में काम कर रहे हैं तो आपको पता है, बट यू डोंट नो अबाउट इट कि ये लंग का टिश्यू है, ये लिवर का है, ये इंटेस्टाइन का। ठीक है, तो इस मोल्ड के ऊपर एक स्पेसिफिक एक नंबर प्रेजेंट होता है। ठीक है, सपोज जिस तरह आप लोगों के आईडी नंबर होते हैं वो एक स्पेसिफिक होते हैं, वो कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करते हैं। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर भी हर एक सैंपल का स्पेसिफिक नंबर होता है ताकि आप कंफ्यूजन क्रिएट ना कर सकें।
अच्छा जी, अब ये जब ब्लॉक्स आ जाते हैं, नेक्स्ट स्टेप जो होता है दैट इज कटिंग, सेक्शन कटिंग। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, आपने जो ये वाले आपके ब्लॉक्स बन गए हैं, ठीक है, आपने इनको कट करना है। अब कटिंग ऐसे नहीं करनी कि आपने हाथ में पकड़ के करनी है, इसके लिए स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट होता है। आई होप कि आपने हिस्टोलॉजी में देखा होगा जिसे आप कहते हैं माइक्रोटोम। हाँ जी, देखा हुआ है। नो मैम। नो मैम। नो मैम। ये वाली, मैम देखा नहीं है, बस सुना ये है वाला देखें, माइक्रोटोम करते हैं। ये वाला पिक्चर नजर आ रही है? यस मैम। मैम। हाँ जी, स्लाइड विजिबल है जिसके ऊपर आपको यस माइक्रोटोम मैम। दिखा। यस मैम। ओके, मैम विजिबल अच्छा, है। अब आपको कर्सर नजर आ रहा है जहां पर मैं मूव कर रही हूँ? यस। यस। ओके, अब आपने ना फोकस करना है कर्सर पे। ये बेसिकली पूरी जो पिक्चर है ये माइक्रोटोम की है। माइक्रोटोम में अगर आप यहाँ पर देखें, ये वाला जो आपको थोड़ा सा येलोइश सा नजर आ रहा है, दिस इज द ब्लॉक। जो आपने पहले ऑलरेडी मैंने बताया ना आपको कि आपने किस तरह ये ब्लॉक प्रेपरेशन करनी, ये आपका एक प्रिपेयर्ड फॉर्म में एक ब्लॉक है। ठीक है, यस अब मैम। ये आपने जो ब्लॉक प्रिपेयर किया वो आपने यहां पर माइक्रोटोम में एडजस्ट कर देना है। ठीक है, जब आप एडजस्ट कर देते हैं तो जस्ट लाइक स्विंग मशीन, ठीक है, जो हमारे घरों में स्विंग मशीन होती है, जस्ट लाइक दैट इसके एक साइड पे ये अगर आप यहाँ पर देखें तो ये स्विंग मशीन की तरह यहाँ पर हैंडल होता है। हम उसे मूव करते हैं तो ये अप एंड डाउन फॉर्म में आता है, एंड दिस इज द ब्लेड, दिस इज ब्लेड। जब आप अप एंड डाउन स्विंग मशीन की तरह करेंगे तो ये यहां से कट होके ये रिबन फॉर्म आ जाएगा। ये यहाँ पर अगर आप गौर से देखें ना तो यहाँ पर एक रिबन की फॉर्म में यहाँ पर आ रहा है। वो रिबन किस चीज का बनता है? दरमियान में उसके सेंटर में टिश्यू होता है और साइडों पे पैराफिन वैक्स होती है। समझ आ गई है आपको एक माइक्रोटोम की? यस मैम। यस मैम। हाँ जी, बाकी स्टूडेंट्स का क्या रिस्पॉन्स है, समझ आ रही है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके, यस मैम। ओके, ठीक है, यस मैम। ओके। तो ये है माइक्रोटोम। ठीक है, अब माइक्रोटोम के बारे में ब्रीफ सा मैं आपको बता देती हूँ। The instrument by which it is done is known as microtome and the process is known as microtomy. ठीक है, जो हम ये मैं कटिंग वर्ड यूज करें, कटिंग इज एन इंग्लिश वर्ड, लेकिन अगर आप साइंटिफिक या पैथोलॉजी की टर्म में या टेक्निकली आप बात करते हैं तो हम इसको माइक्रोटोमी कहते हैं, सेक्शन माइक्रोटोमी। ठीक है, अब जो माइक्रोटोम होते हैं ना वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, स्लाइडिंग, रोटरी, रॉकिंग, फ्रीजिंग, बेस, स्लेज। ठीक है, तो ये जो हम यूज करते हैं दैट इज रोटरी माइक्रोटोम। ठीक है, रोटरी माइक्रोटोम। अब तो वैसे ये तो जो मैंने आपको ये वाला दिखाया है दिस वन, ठीक है, ये तो है मैनुअल। ठीक है, लेकिन अब जो है अब ऑटोमेटिक भी आ चुके हैं, डिजिटलाइजेशन हो चुकी है, जस्ट उस पे हमने एक स्पेसिफिक थिकनेस वो करनी होती है अपडेट, तो वो उसके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली वो कट कर देता है। ठीक है, लेकिन आप लोगों को चूंकि इसका पता होना चाहिए टाइप्स कौन कौन सी हैं, ठीक है, इसकी डिटेल तो खैर नहीं, लेकिन आपको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि कितनी किस्म के माइक्रोटोम्स अवेलेबल हैं। ठीक है, तो ये जो हम यूज करते हैं या लैब में हमारे अवेलेबल है वो दोनों तरह से हैं, ऑटोमेटिक भी है और मैनुअल भी है। ठीक है, आई होप कि अल्लाह करे कि आपका ये सिस्टम, ये कोविड वाला जरा खत्म हो और फिजिकल क्लासेस स्टार्ट हो तो फिर आप ये प्रैक्टिकली खुद करेंगे। ठीक है, तो ये अभी चूंकि आपको जस्ट मैं पढ़ा रही हूँ, लेकिन पढ़ा इसलिए रही हूँ कि जैसे ही आप आए तो फिर आपको ये पढ़ाने वाला टाइम वेस्टेज ना हो, आप प्रैक्टिकली चीज वो कर सकें। ठीक है, अच्छा जी, ये तो था माइक्रोटोम या माइक्रोटोमी से रिलेटेड। रोटरी माइक्रोटोम, ये भी यहाँ पर भी देखें ये वही है, जस्ट लाइक स्विंग मशीन, ये यहाँ पर हैंडल से वो मूव कर रहा है।
ठीक है, दिस इज द ब्लॉक, ये नजर आ रहा है? Yes, ma'am. ओके, यहाँ पर ये है ब्लेड, ये वाला, यहाँ पर ब्लेड लगा है, यहाँ पर उन्होंने फिक्स कर दिया माइक्रोटोम के अंदर ये ब्लॉक जो आपने प्रिपेयर किया। और ब्लॉक को भी अगर आप गौर से देखें तो उसके सेंटर में जो है वो टिश्यू है और साइडों में इसके पैराफिन वैक्स सॉलिडिफाइंग है। ठीक है, Yes, ma'am. अच्छा, तो ये है रोटरी माइक्रोटोम जो हम यूज करते हैं। इसमें मैंने आपको यही बताया, स्विंग मशीन की तरह ये अप एंड डाउन होता है। देखिए, इन दिस द ब्लॉक होल्डर मूव्स अप एंड डाउन व्हाइल द नाइफ रिमेन्स फिक्स्ड। ये तो फिक्स रहेगा, ठीक है। जैसे ही आप स्विंग मशीन की तरह मूव करते हैं तो ये ब्लॉक अप एंड डाउन होने के बाद यहां से कट होके यहां पे ये देखें एक रिबन की फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, अब ये रिबन किस चीज को इंडिकेट करता है? इसके सेंटर में टिश्यू होता है बारीक सा, ठीक है, और इसके साइडों पे पैराफिन वैक्स है। समझ आ गई रिबन फॉर्मेशन की? Yes, ma'am. ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर इसका ये लिखा हुआ है, ठीक है, कि इसकी कटिंग जो है, आपने ये जो कटिंग करनी है इसका एक स्पेसिफिक डोमेन या स्पेसिफिक एक साइज है। ठीक है, कटिंग जब आप करते हैं तो इसकी थिकनेस जो है वो हम फिक्स करते हैं। जैसा मैंने अभी आपको बताया ना कि मैनुअल में भी एज वेल एज ऑटोमेटिक में भी हम इसकी थिकनेस, आपको कितना थिक टिश्यू चाहिए, 2 माइक्रोन चाहिए, 5 माइक्रोन चाहिए, 1 माइक्रोन चाहिए, जितना भी आपको उसका थिकनेस रिक्वायर्ड है उसके अकॉर्डिंग हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं, और वो उतना ही फिर माइक्रोन मीटर्स में। लेकिन ये थिकनेस जो होती है ना वो माइक्रोन मीटर में होती है, नॉट मिलीमीटर, नॉट इन सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो इनकी माइक्रोन मीटर में ये होती है, इसकी थिकनेस जो होती है, तो वो हम एडजस्ट कर लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो फिर कटिंग करता है और ये वाला जो रिबन बन जाता है। इसके बाद कटिंग के बाद ये जिस तरह एक रिबन बन गया, अब इस रिबन को आपने उठा के फौरन जो होता है आपने वाटर बाथ में डाल देना होता है। ठीक है, इसके माइक्रोटोम के साथ ही बिल्कुल एक वाटर बाथ प्रेजेंट होता है जिस तरह हमारी लैब में भी अवेलेबल है। अब उस वाटर बाथ का टेम्परेचर जो है वो इक्वल होना चाहिए टू मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ पैराफिन वैक्स। ठीक है, अब ये जो कटिंग के रिस्पॉन्स में यहाँ पर ये वाला जो रिबन बना है, इसको आपने फोर्सेप से उठा के या हाथ से उठा के आपने वो वाटर बाथ जो है इसके साथ ही पड़ा होता है जिसका टेम्परेचर अप टू 58 और 60 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। ठीक है, आपने ये रिबन उठा के उसमें डाल देना है। ठीक है, और उस वाटर के अंदर, वाटर बाथ के अंदर जो वाटर प्रेजेंट है उसके अंदर स्मॉल अमाउंट ऑफ जेलाटिन हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, स्मॉल अमाउंट ऑफ जेलाटिन ऐड कर देते हैं। अच्छा जी, अब ये हमने ये जो क्यों किया है ये वाला स्टेप? हाँ जी मैम, ताकि पैराफिन वैक्स रिमूव हो जाए और टिश्यू यस, वापस अपनी नॉर्मल शेप में आ जाए। ताकि पैराफिन वैक्स जो है उसका टेम्परेचर इतना है कि वो मेल्ट हो जाएगी। ठीक है, और आपका जो टिश्यू सैंपल सेंटर में था वो फ्लोट करना शुरू कर देगा। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं फ्लोटिंग सेक्शन। ठीक है, फ्लोटिंग सेक्शंस। तो इसको हम फाइन फोर्सेप से या उसमें वो आप लिफ्ट कर देते हैं या पोर कर देते हैं वाटर बाथ में। ठीक है, जिस तरह मैंने अभी आपको बताया। उसके बाद आप क्या करते हैं, जो आपका फ्लोटिंग टिश्यू है, फ्लोटिंग सैंपल है जो उस वाटर के ऊपर वो कर रहा है फ्लोट। ठीक है, आप एक साइड से वो लें आप ये माइक्रोस्कोपिक स्लाइड्स, माइक्रोस्कोपिक स्लाइड को आप 35 और 45 के एंगल से उसको वो टिश्यू को उठा लें स्लाइड के ऊपर सेंटर में। ठीक है, जो फ्लोट कर रहा है, आप एक माइक्रोस्कोपिक स्लाइड, जो आम माइक्रोस्कोपिक स्लाइड्स होती हैं, ठीक है, वो आप माइक्रोस्कोपिक स्लाइड लें और आप उसको वो जो फ्लोटिंग टिश्यू है आप उसको डिप करके वो आप उठा लें स्लाइड के ऊपर। ठीक है,
और स्लाइड के ऊपर उठाने के बाद आप इसको 15 to 30 मिनट्स आप रूम टेम्परेचर पे रख दें, ठीक है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि उसके अंदर जेलेटिन भी थी, मैंने आपको बताया था ना कि वाटर के अंदर आपने जेलेटिन ऐड करना, तो वो जेलेटिन का यही होगा फायदा, जब आपने स्लाइड पे उठाया टिश्यू को तो वो उसके साथ स्टिक कर जाएगी, स्लाइड के साथ टिश्यू सैंपल जो है। क्लियर? मैम Yes, करती है ma'am. जेलाटिन वाला। हाँ बेटे, जब आपने वो वाटर बाथ जो है, आपने माइक्रोटोम के साथ एक वाटर बाथ प्रेजेंट होता है, उसके अंदर टेम्परेचर उस वाटर का 58 to 60 मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ द पैराफिन वैक्स का होना चाहिए, ठीक है। उसके अंदर हम स्मॉल क्वांटिटी में जेलेटिन भी ऐड करते हैं। अब जेलेटिन ऐड क्यों करते हैं? जो आपने रिबन फॉर्मेशन बनाने के बाद, माइक्रोटोमी के बाद जब आपने पोर किया है उसमें वाटर बाथ में, तो चूंकि पैराफिन वैक्स जो साइडों पे थी, जो रिबन को होल्ड किया हुआ था उसने, वो तो मेल्ट हो जाएगी उस टेम्परेचर पे। टिश्यू तो मेल्ट नहीं होगा, टिश्यू जो है वो आपका फ्लोट करना शुरू कर देगा। क्यों फ्लोट करेगा? क्योंकि उसके अंदर पैराफिन वैक्स भी है, वैक्स इनफिल्ट्रेशन आपने की है ना, तो वो इस वजह से वो वाटर के साथ मिक्सिबल नहीं होगा, वो फ्लोटिंग स्टार्ट कर देगा। फिर आपने जेलेटिन जो है उस वाटर बाथ में आप स्मॉल अमाउंट में ऐड कर देते हैं, ठीक। अच्छा, अब जब आपने ये कर दिया ये वाला स्टेप, फिर आपने एक माइक्रोस्कोपिक आर्म स्लाइड लेनी है और उससे आपने 35-40 के एंगल से ना आप वो टिश्यू अपनी स्लाइड के ऊपर उठा लें, ठीक है। जिस तरह कोई चीज पानी में गिर जाए तो हम कोई चीज डाल के अंदर से उठा लेते हैं, जस्ट लाइक अगर कोई बिस्किट है सपोज चाय में गिरता है, ठीक है, तो हम स्पून से उठाते हैं ना। इन द सेम वे जो आप माइक्रोस्कोपिक स्लाइड से जो आपका टिश्यू फ्लोट कर रहा है वाटर के अंदर, वो आप उठा लेंगे टिश्यू को, ठीक है। तो जेलेटिन की प्रेजेंस ये आपको हेल्प आउट करेगी कि जो आपने टिश्यू सैंपल उठाया है वो स्लाइड के साथ स्टिक कर जाएगा, वो स्लिप होके गिरेगा नहीं, स्लिप हो जाए, स्टिक कर जाएगा। गॉट इट? मैम अगर हम स्लाइड को अंदर वाटर के डिप करके टिश्यू को उठाएंगे तो उसके साथ तो वाटर ड्रॉपलेट्स भी आ जाएंगे, तो हमारी स्लाइड को खराब वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाए नो प्रॉब्लम। उसके बाद आपने एयर ड्राई करना है या हॉट एयर ओवन में रख देना है, वाटर ड्रॉपलेट्स जो हैं वो ड्राई हो जाएंगे, वाटर का तो कोई इशू नहीं है। ठीक है मैम, जो पैराफिन वैक्स टिश्यू के अंदर गई हुई है वो तो रिलीज आउट नहीं होगी। तो वो रिलीज आउट हमने करनी भी नहीं है, ओके मैम। ठीक है, वो हमारा टारगेट भी नहीं है। हमने तो उसको सॉलिडिफाई कर किया है ना। जो पैराफिन वैक्स टिश्यू के अंदर प्रेजेंट है, जो रिबन फॉर्मेशन में रिमूव हो गई वो तो रिमूव हो गई, जो टिश्यू के अंदर रिमूव भी है, हमारा टारगेट कोई पैराफिन वैक्स को एनालाइज करना नहीं है। अगर वो उस टेम्परेचर में टिश्यू के अंदर मेल्ट हो भी जाती है नो प्रॉब्लम, हमें सॉलिडिफिकेशन चाहिए थी फॉर कटिंग पर्पस, ताकि एक सॉलिड स्टेट में टिश्यू आ जाए, कट हो जाए। अब अगर वो पैराफिन वैक्स मेल्ट हो भी जाती है नो प्रॉब्लम, ठीक है। और वैसे भी हमारा पैराफिन वैक्स को एनालाइज करना पर्पस नहीं, हमारा टिश्यू जो है वो एक कटिंग फॉर्म में स्लाइड के ऊपर आ चुका है हमारे पास, ठीक है। अब उसमें पैराफिन वैक्स चली भी जाए नो प्रॉब्लम, वाटर ड्रॉपलेट अगर आ भी जाते हैं, हमने इसके बाद हॉट एयर ओवन में रखना होता है 5 मिनट के लिए स्लाइड को, तो वो जो भी एक्स्ट्रा उसमें इम्प्योरिटीज आती हैं वो डिस्कार्ड कर देते हैं, ऑटोमेटिकली वो खत्म हो जाती हैं। क्लियर? यस मैम। यस मैम। और मैम Okay. अगर हम वाटर बाथ में रख रहे हैं तो वो टिश्यू डैमेज नहीं होगा उसकी वजह से कि जिस तरह कुकिंग प्रोसेस उसका स्टार्ट हो जाए? नहीं नहीं बेटे, टिश्यू नहीं डैमेज नहीं होगा, टिश्यू डैमेज नहीं होगा। आपने प्रिजर्व किया हुआ अपने सैंपल को, ठीक है। अगर आप, और आपने वैसे भी वाटर बाथ में आपने घंटे के लिए या 2 घंटे के लिए नहीं रखना, जस्ट 5-10 मिनट्स के लिए। ओके यस मैम। ओके, ये थे आपके कुछ स्टेप टिश्यू प्रोसेसिंग से रिलेटेड। इसके बाद आ जाती है स्टेनिंग। स्टेनिंग एक लंबा वो है टॉपिक,
ठीक है, उसमें बिकॉज उसमें डिफरेंट है, सिंपल स्टेन भी है, स्पेशल स्टेन्स भी हैं। तो वो इसके बाद अब यहाँ तक अगर आपकी कोई, अब आपने नेक्स्ट प्रैक्टिकल से रिलेटेड काइंडली ये जो हिस्टोपैथोलॉजिकल टेक्निक है जो मैंने आपको पढ़ाई है, ठीक है, तो ये आप एक दफा पढ़ के आइएगा। पहले मैं आपसे लिटिल बिट पूछूंगी कि आपने कितना अंडरस्टैंड किया है। नेक्स्ट मैं आपको स्टेनिंग स्टेप जो है हमारा लास्ट स्टेप टिश्यू प्रोसेसिंग का, वो फिर हम करेंगे। और नेक्स्ट प्रैक्टिकल में होपफुली इंशाल्लाह हमारी हिस्टोपैथोलॉजिकल टेक्निक या टिश्यू प्रोसेसिंग टेक्निक जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। और उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास या उससे नेक्स्ट में मैं आपको एक वीडियो क्लिप दिखा दूंगी जिसमें ये सारे स्टेप्स जो है वो दिखाए गए हैं, ठीक है। या तो ये पॉसिबिलिटी है कि मैं आपको एक वो वीडियो क्लिप जो है वो दिखा दूं, या ये है कि ये आपने चूंकि प्रैक्टिकली इंशाल्लाह करना तो है, ठीक है, हम नेक्स्ट प्रैक्टिकल जो है थोरेटिकली पढ़ लेंगे। जैसे ही आपकी ये क्लासेस स्टार्ट होती हैं तो फिर आप लैब में प्रैक्टिकली ये करेंगे खुद से, हर स्टूडेंट खुद अपनी स्लाइड प्रिपेयर करेगा। और वैसे भी एक चीज पढ़ने में या सुनने में डिफरेंट होती है, जब आप प्रैक्टिकली करते हैं फिर आपको उसके पता चलता है कि ये स्टेप आपने कैसे करना है। थोरेटिकली या बताने से या सुनने से तो आप एक इमेज क्रिएट करते हैं ना, लेकिन जब आप प्रैक्टिकली करते हैं तो आपको पता चलता है कि इसको आपने कैसे हैंडल करना है, ये आपने कैसे रखना है, इसको आपने कैसे डील करना है टिश्यू को, फिर आपकी एक्चुअल लर्निंग तो वही चीज है। ठीक है, अच्छा मैंने आपको थ्योरी के कंटेंट्स जो हैं वो आपको ईमेल कर दिए तूबा नईम वाली ईमेल पे, और एक वो स्टूडेंट है, क्या नाम है उसका, मुस्तफा, सॉरी शिराज मुस्तफा मैम। शेराज मुस्तफा, ठीक है। तो बाकी क्लास को भी आप कन्वे कर दीजिएगा, ठीक है, तो वो आप एक दफा पढ़ लीजिएगा। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम हम ये प्रैक्टिकल का स्टेनिंग डिस्कस करेंगे और थ्योरी में लेटर ऑन, ठीक है जी। यस मैम। जी किसी का कोई क्वेश्चन? मैम प्रैक्टिकल कॉपी का बता दें। हाँ श्योर, आपने बनानी है। मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि प्रैक्टिकल जो मैं अभी, चूंकि आपके थोड़ा सा सिनेरियो डिफरेंट है तो अभी रेगुलरली चेकिंग का तो नहीं प्रोसेस हो सकता, लेकिन जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ ये डेली बेसिस पे आप राइट डाउन जरूर करें, ठीक है। और जैसे ही आप आएंगे तो आपका विदाउट एनी एक्सक्यूज आप मुझे चेक करवाएंगे, जितना भी उस क्लास तक आपका ये थ्योरेटिकली कंप्लीटेड होना चाहिए, रिटन फॉर्म में आपका कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। कॉपी के नंबर है, अगर आपको नंबर चाहिए तो यू आर वेलकम, आप कॉपी बनाएं, चेक करवाएं। अगर आप समझते हैं कि कोई इसकी वेटेज नहीं है, जस्ट फॉर टाइम वेस्टेज है, तो फिर आप ना बनाएं, इट्स अप टू यू पीपल, ठीक है, लेकिन इसके नंबर है। मैम जैसे हम लेक्चर नोट करते हैं उसको लेक्चर की तरह हम कॉपी पर लिखें या फिर अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक या स्लाइड्स की? आप बेटे जो मैं आपको बता रही हूँ वो आपने अपनी कॉपीज पे लिखना है, ठीक है। यस मैम। मैंने आपको बुक्स भी बता दी हैं शुरू में, एटलस भी बता दिया, जो भी आप अगर आप बुक से हेल्प लेना चाहते हैं वो लिख लें, या जो आप लेक्चर्स प्रैक्टिकल के नोट्स करते हैं तो वो आप काइंडली अपनी कॉपी पे कंप्लीट फॉर्म में जिस दिन भी आप प्रैक्टिकल के लिए आए तो आपकी कंप्लीटेड कॉपी होनी चाहिए, ताकि उसी टाइम से हम प्रीवियस कॉपीज चेक कर लें और लेटर ऑन फिर हम रेगुलरली इंशाल्लाह, यस ठीक है। मैम, थैंक यू। यस मैम। गुड लक एंड अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ मैम। अल्लाह हाफिज। ओके गुड लक।